बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे हम पहुंच आए हैं चैप्टर 5 पे, जो है कि प्रोविजंस गवर्निंग पर्सन्स के बारे में मैं शुरू से आपको बता रहा था। डेफिनेशंस में भी हमने बात की और अभी भी हम कर रहे हैं। और फिर पार्ट 1 क्या है, जनरल इसके सेंट्रल कंसेप्ट्स क्या हैं, उसकी डिवीज़न 1 में हम पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। पर्सन क्या है, तो इसका सेक्शन है 80 पर्सन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सन हो सकता है, एन इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, कंपनी हो सकती है जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब को हम एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पर्पज़ के लिए। तो इसमें लॉ क्या कहता है, हम लॉ में पढ़ेंगे द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, नेमली कौन कौन से पर्सन होते हैं। एन इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मेरा चाहे बिजनेस है या मैं 10 तरह के भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे नीचे बिजनेस कैटेगरी में 10 बिजनेस भी होंगे तो वो एज ए इंडिविजुअल ही ट्रीट होंगे मेरे अकेले के। ए कंपनी आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फार्म्ड ऑर्गेनाइज एंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान आर एल्सवेयर, या फिर जैसे कि कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके साथ आता है, या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो पाकिस्तान में या कहीं और रजिस्टर्ड हो तो उसको भी हम पर्सन कहेंगे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीज़न और फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पर्सन में की डेफिनेशन में आएंगी। तो इसका सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में क्या क्या है, जिसको हम एओपी भी कहते हैं, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें फर्म इंक्लूड होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो हिंदू फैमिलीज़ होती हैं उसमें हर चीज़ जो है एक उनके बड़े के नाम होती है। बड़ा जो है वो ही सारे घर का इंचार्ज होता है, उसी के नाम पे सब है, उसके मेंबर चाहे जितने भी हैं तो वो सब उसके नाम पे होती है। लेकिन वो इनकम कमा रहे होते हैं वो जो सारे घर के पार्टिसिपेंट हैं। तो इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में आएगी। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है रजिस्टर्ड हुआ है, आर एनी बॉडी ऑफ द पर्सन फॉर्म अंडर द फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूडेड द कंपनी, लेकिन उसमें कंपनी नहीं आएगी। जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है और वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, वो कंपनी के अलावा बाकी सारी चीज़ें ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आएंगी। तो अब कंपनी का मीन क्या है। कंपनी जो होती है वो कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 के तहत उसको हम डिफाइन करते हैं, और कंपनीज एक्ट 2017 के तहत ही वो रजिस्टर्ड होती है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड होती है, और फिर उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ए बॉडी कारपोरेटेड फार्म बाई अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, या वो जो कोई ऐसी बॉडी जो पाकिस्तान के लॉ के तहत बनाई जाती है, जैसे कि इसमें सब क्लास है, मुदारबा हो सकती है, या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाई अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, को पाकिस्तान के लॉ के तहत बनी है लेकिन काम बाहर कर रही है, वो भी होगी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, जो कि जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, सुई गैस सोसाइटी है, नेस्पार्क सोसाइटी है, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है जो, ये भी है, और फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी जो है वो भी कंपनी के इसमें आएगी। इसी तरह एनजीओज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मकसद जो है वो दीनी काम करना हो सकता है, फलाही काम करना हो सकता है, तलीमी काम करना हो सकता है, लेकिन उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो उनको हम एनजीओज़ कहते हैं। इसी तरह ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट का भी यही काम होता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती है, कोई वो ट्रस्ट जो है किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है और उसके ट्रस्टीज़ होते हैं जो आगे उसको सिस्टम चला रहे हैं। तो इसी तरह ट्रस्ट एन एंटिटी और बॉडी ऑफ अ पर्सन एस्टेब्लिश आर कॉन्स्टिट्यूशन बाई अंडर द लॉ एट द टाइम, जो लॉ है प्रिवेल कर रहा है उसके तहत जो रजिस्टर्ड होता है उसे ट्रस्ट कहते हैं। इसकी सब क्लास 6 है, ए फॉरेन एसोसिएशन हो सकती है।
where incorporated or not, which is the board has a general or special order declared that the company for the purpose of this ordinance, कि इस ऑर्डिनेंस के लिए किसी को कंपनी कहा जा सकता है। प्रोविंशनल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो हैं वो हो सकती हैं, और अ स्मॉल कंपनी जो कि हमने डिफाइंड की अंडर सेक्शन 2, स्मॉल कंपनी जिसका टैक्स रेट भी हमने बताया था कि 20% तक उसका टैक्स रेट होता है, तो वो भी रजिस्टर्ड होती है, तो उसको भी हम कंपनी कहेंगे। क्लास सी है, फर्म्स मीन इन रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो फर्म होती है कि उसमें पर्सनस के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि कोई एक काम करे या बाकी सारे करें तो उसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसी तरह ट्रस्ट के बारे में भी मैंने जैसे बताया, मीन्स एन ऑब्लिगेशन अनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस फॉर द पर्पस इन एक्सेप्टेंस बाय द ओनर्स, के एक ओनर की एक्सेप्टेंस से ये किसी ट्रस्ट के नाम कर दिया गया और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, के वो जो उसका बेनिफिट होगा वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। कि जैसे कि ट्रस्ट बिल्डिंग्स होती हैं बाज़ औक़ात, तो उसमें ट्रस्टी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये इसका जो फ़ायदा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल को दे दिया, किसी ऐसे बच्चों के लिए फलाही अदारे को दे दिया, तो इस तरह से वो दूसरों को बेनिफिट देने के लिए होती है। या एन अदर एंड द ओनर इंक्लूड्स द यूनिट ट्रस्ट, जिसको हम कहते हैं कि उसमें जिसके पास जितने यूनिट ट्रस्ट होंगे उतना उसको बेनिफिट होगा। यूनिट ट्रस्ट मीन एनी ट्रस्ट अंडर विच द बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, के जो बेनिफिशियल जैसे शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं ना हम किसी का प्रॉफिट, इसी तरह जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो जो किसी को प्रॉफिट आ रहा है ट्रस्ट से वो उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। शेयर्स आप जैसे समझें ऐसे उसके पास यूनिट्स होंगे, सच दैट द इंटेटलमेंट फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द इनकम कैपिटल आर डिटर्मिन्ड बाय द मेंबर ऑफ यूनिट हेल्ड, तो जितने किसी के पास यूनिट होंगे उतना वो फ़ायदा लेगा, जैसे कि शेयर्स में होता है, और शेयर्स में जैसे बेनिफिट लेते हैं इसी तरह यूनिट्स में होंगे। तो ये थी डिवीजन 1 इंडिविजुअल पर्सन। अब आ गया है डिवीजन 2। ये अक्सर हमारा बहुत लॉ में वर्ड यूज़ होता है जिसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो ये आज हम इसको पढ़ेंगे भी कि रेजिडेंट की इनकम कैसी है और रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। तो ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर साल के किसी वक्त में भी 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा है उसको हम नॉन रेजिडेंट पर्सन कहेंगे, और जो 182 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहा है उसको हम रेजिडेंट पर्सन कहेंगे। तो ये इसको बारे में लॉ क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन है 81, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। A person shall be a resident person for the tax year if the person is a resident individual, resident company or resident association of person for the year, के जे पर्सन को हम रेजिडेंट उसको कहेंगे जो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी हो और उस साल के लिए वो रेजिडेंट रहे हों उसको हम रेजिडेंट पर्सन कहेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट वो भी रेजिडेंट है। सबसेक्शन 2 है, ए पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द टैक्स ईयर, अगर उस साल के लिए वो नॉन रेजिडेंट रहा है तो फिर उसको नॉन रेजिडेंट कहेंगे, अगर रेजिडेंट रहा है तो वो उसको रेजिडेंट कहेंगे। अब सेक्शन 82 है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है। हमने बात की ना रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी जो होती है वो उसमें आते हैं रेजिडेंट पर्सन। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन सा होता है, एन इंडिविजुअल शैल बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल क्या होगा इज़ अ पर्सन इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ आर द पीरियड अमाउंटिंग टू एग्रीगेट, जो उसका टोटल उसके पूरे साल में एग्रीगेट होगा वो 183 डेज, 183 डेज से ज़्यादा आर मोर इन द टैक्स ईयर प्रेजेंट जो है इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ टोटल जो पीरियड उसका हम एग्रीगेट करेंगे अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहा है 183 डेज से ज़्यादा तो देन उसको हम रेजिडेंट पर्सन कहेंगे। या फिर ये है कि चाहे पाकिस्तान से बाहर हो लेकिन इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो है वो पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर, किसी साल में वो बाहर पोस्टेड है तो चाहे वो अपना बाहर भी पोस्टेड है लेकिन फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है देन भी उसको
हम रेजिडेंट पर्सन कहेंगे। क्लास डी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। और ये है कि किसी बाहर किसी कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहा ड्यूरिंग अ ईयर हु इज़ अ रेजिडेंट टैक्स पेयर एंड इन अदर कंट्री, या किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है। इसी तरह 83 है, रेजिडेंट कंपनी कौन सी होती है? एक कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर। क्या होगा जिसमें? क्लास ए है, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड बाय अंडर द लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उसको फॉर्म किया गया है और रजिस्टर्ड किया गया है पाकिस्तान में, तो वो होगी रेजिडेंट कंपनी पाकिस्तान के लिए। या फिर क्लास बी है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो उसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान में हो रहा हो उस कंपनी का, तो इस किसी भी टैक्स ईयर में, तो वो जो होगी रेजिडेंट कंपनी होगी। इसी तरह सी इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो है वो भी रेजिडेंट होंगी। सेक्शन 84 है, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? An association of persons shall be resident association of person for the tax year if the control and management of the affairs of association is situated wholly or partially at any time in Pakistan। यानी कि wholly या partially एसोसिएशन का जो इसकी है कंट्रोल है वो पाकिस्तान में होगा, देन उनको रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। तो अब हमारी है डिवीजन 3। डिवीजन 3 में क्या आता है? एसोसिएट्स क्या होते हैं? तो एसोसिएट हमारा सेक्शन 85 है। तो एसोसिएट ऐसे पर्सनस होते हैं लॉ के मुताबिक सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट। 2 पर्सन जो हैं वो एसोसिएट होंगे। कब? जब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इन सच वन में रिस्पॉन्सिबल बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। एक तो ये है कि कोई बंदा ऐसा रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो दूसरे की इंटेंशन में काम कर रहा हो, दूसरे के फ़ायदे के लिए काम कर रहा हो। मीन एक बंदा है, उसने अपना बिजनेस किसी के हवाले किया है कि आप इसके लिए काम करेंगे, मैं आपको इतना शेयर प्रॉफिट कर दूंगा, कि अब वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है उस एक्टिंग बंदे के करने के लिए, वो एसोसिएशन होंगे। आर बोथ पर्सन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंटेंडेड टू थर्ड पार्टी, या के 2 बंदे जो काम कर रहे होंगे किसी तीसरे बंदे के लिए, तो वो भी एक दूसरे के लिए एसोसिएशन होंगे, एसोसिएट्स होंगे। 1 पर्सन सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स टू द अदर पर्सन, के वो इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बिजनेस को, उसके काम को, उसके लिए, कि वो एक दूसरे के लिए एसोसिएट है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 2 पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर वेयर 1 or both persons directly or indirectly or economically and financially depend on each other, and decisions are made in accordance with the directions, interactions or wishes of the each other of the economic goal, कि इकोनॉमिक गोल हासिल करने के लिए वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हों और इकोनॉमिकली एक दूसरे को बेनिफिट करने के लिए काम कर रहे हों, तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे, जैसे कि फॉर्म भी होती है। सब क्लास 3 है, 1 पर्सन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली और आइडेंटिकली विद द अदर हु इज़ रेजिडेंट एंड जुरिसडिक्शन इज जीरो टैक्स रजीम, जहाँ के एक बंदा जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के लिए जो है वो काम कर रहे हों, तो उसमें चाहे ज़ीरो रेटेड टैक्स रजीम हो, उसमें भी हम उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। सबसेक्शन 2 है, 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएटेड सोनली बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट दैट 1 पर्सन इज एन एम्प्लॉई ऑफ द अदर आर बोथ पर्सन आर एम्प्लॉय टू द थर्ड पर्सन। जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है ये एसोसिएशन नहीं होता, वो एम्प्लॉई होता है। या 2 बंदे फ़र्ज़ किया एक बंदे के एम्प्लॉई हैं तो वो उनको भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होगा, वो एसोसिएट नहीं होंगे। Without limiting the generality of subsection 1 and subsection 4, the following shall be treated as associate। तो हम इनको, ये लोग जो होंगे उनको हम एसोसिएट कंसीडर करेंगे। ये जो हमने ऊपर
क्लियर करने के लिए कौन एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे कि एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव जो है वो आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर हैं वो तो एसोसिएट है ही हैं। ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एसोसिएशन वेयर द मेंबर आइदर अलोन और टुगेदर विद associates under an other application of the section control 50% or more rights of the income of the capital of association, के दो ऐसे पर्सन जो 50% से ज़्यादा जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, तो वो भी जो है एक दूसरे के एसोसिएट हो सकते हैं। ए ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, या ट्रस्ट के ज़रिए किसी को बेनिफिट दे रहे हैं उसको भी हम एसोसिएट्स कहेंगे। A shareholder in a company and a company where the shareholders either alone or together with the associates or associate under another application of this selection control either directly or through more than interposed persons, अगर वो इनको कर रहे होंगे कंट्रोल तो देन भी जो है वो शेयर होल्डर और कंपनी के जो होते हैं वो भी आपस में एसोसिएट्स होते हैं। 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर कंपनी की जिसके पास होगी वो भी एसोसिएट है। 50% और मोर राइट्स ऑफ डिविडेंड होंगे वो भी एसोसिएट है। 50% और मोर राइट्स ऑफ द कैपिटल होंगे तो देन भी एसोसिएट है। तो दो कंपनीज जो हैं वो कब आपस में एसोसिएट होती हैं, वेयर पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद द एसोसिएट और एसोसिएट अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन जो होंगे। ऐसे ही 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ बोथ कंपनीज के पास जब होगी तो वो भी एसोसिएट हैं। और 50% और मोर राइट्स ऑफ डिविडेंड बोथ कंपनीज के पास होंगे तो देन भी एसोसिएट्स हैं। और 50% और मोर राइट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ बोथ कंपनीज होंगी तो देन भी वो आपस में एसोसिएट होंगे। तो सब सेक्शन 4 है, 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर क्लास ए एंड बी ऑफ सब सेक्शन 3 वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड नाइदर पर्सन में reasonably be expected in accordance with the intention of others। in relation to relatives कौन सा हो सकता है, in relation to an individual means an ancestor, relatives में जैसे कि ancestor है उसका विरासत जिसके पास आती है, descendant है, and any other ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं किसी के, और अदर अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, और इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल हो सकती है। इसी तरह स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल एंड एनी अदर स्पेसिफाइड इन क्लास ए जो है वो भी एसोसिएट हो सकते हैं। और जुरिसडिक्शन विद जीरो टैक्सेशन रेजीम मीन जुरिसडिक्शन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि लॉ में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उसमें हो सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे। तो उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप कहीं समझे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।